गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स और इसकी पोएट है रिटन बाय एड्रियन रिच। ठीक है, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसको सबको रिलेट करना चाहूँगी। वो ये कि एक लड़की होती है, जो वो छोटी होती है वो पापा की परी होती है। जब वो बड़ी हो जाती है, यू कैन से 24-25 ईयर्स की, तो उसकी शादी की जाती है। जब शादी होती है उसके साथ उसके मन में बहुत सारे डिज़ायर्स होती हैं, बहुत सारे उसकी विशेस होती हैं जिनको वो फुलफिल करना चाहती है, कंप्लीट करना चाहती है। उसकी उम्मीदें ये होती हैं कि शादी के बाद उसका हस्बैंड उसे जैसे उसके पापा परी की तरह रखते हैं, ठीक इसी तरह उसका हस्बैंड भी उसके सभी विशेस को कंप्लीट करेगा, फुल करेगा, है ना, फुलफिल करेगा और उसे एक राजकुमारी की तरह रखेगा। बच्चों ने हमने बहुत सारी स्टोरीज हिंदी और इंग्लिश में पढ़ी होंगी। एक राजकुमार आता है और राजकुमारी को लेकर चला जाता है। तो ये जैसी होती है, गर्ल्स जो है तरह तरह के सपनों से, ड्रीम से अपनी लाइफ को सजाना चाहती है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ये। यहाँ कभी कभी क्या होता है, फीमेल को स्पेशली मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली भी टॉर्चर किया जाता है। ये जो पोएम है उसी से रिलेटेड है कि जो हमारी पोएट होती हैं, जो आंट जेनिफर टाइगर्स है, ये आंटी हैं हमारी पोएट की, ये उनकी नीज है। मतलब जो हमारी पोएट हैं वो आंटी की क्या लगती है, भतीजी या भांजी है। उन्होंने अपनी आंटी को देखा और उससे इंस्पायर होकर ये पोएम लिखी ताकि सोसाइटी पहचाने, स्पेशली जो जेंट्स हैं वो समझें कि एक जो लेडी होती है उसकी भी एक सोल होती है, इनर सोल होती है, वो भी एक बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहती है, उसके भी ड्रीम्स होते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोएम, ठीक है ना। उससे पहले बता देती हूँ कुछ बातें और कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें जो उनकी जेस्ट होती है उसको किल्ड कर दिया जाता है, लेडीज की फ्रीडम को छीन लिया जाता है। आपने देखा होगा शादी होती है, कितनी सुंदर लगती है दुल्हन, ब्राइड जो होती है हमारी, और आपने देखा होगा शादी के 1-2 साल बाद जब बच्चे हो जाते हैं, वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल से बना दिया जाता है कि उसके जो ड्रीम्स है ना वो हिलने लगते हैं। उन गर्ल्स को तैयार होना पसंद होता है, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी पार्टी में जाती है, बच्चा छोटा होता है, तो वो जो चाहती है तैयार होना वो भी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? एक तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर भी देखना है, छोटे बच्चे को भी देखना होता है, तो क्योंकि सारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और सारी की सारी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीमेल के ऊपर डाल दी जाती है और उनको टॉर्चर भी किया जाता है कि बीच में अगर वो काम नहीं करती कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और कई बार कोई टॉर्चर नहीं भी करता है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो करते करते ऊब जाती है। फिर वो कहती पार्टी में जाना है, चलो जैसे हैं थोड़ा सा तैयार हो चले गए, क्योंकि काम ही पूरे नहीं होते। ये पोएम उसी तरह की है, आंट जेनिफर टाइगर्स। नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोएम, अपनी उसमें बुक में देखिएगा। आंट जेनिफर टाइगर्स डांस across a stream, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अब जो आंट जेनिफर है बच्चों, वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है। धागे से भी कर सकते हैं एम्ब्रॉयडरी, और कुछ लोग ऊन से भी करते हैं। तो वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और उन्होंने एक पर्दे का एक आवरण बनाया है, यानी कि जिसपे कि उन्होंने शेर और चीतों को दिखाया है, तो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। उस एम्ब्रॉयडरी करते हुए जो टाइगर्स हैं उनके, जो शेर चीते हैं उनके, वो क्या कर रहे हैं, उछलते कूदते हुए, निडर फियरलेस होकर। ग्रीन बेल्ट दिखाई है। शेर और चीते कहाँ रहते हैं, जंगल में, फॉरेस्ट में रहते हैं। उसने जो बैकग्राउंड दिखाया है वो ग्रीन दिखाया है ना, और उसमें दिखाया है कि लिखा देखो, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और वो वहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि जो जैसे कि टोपाज कहते हैं, एक प्रीशियस स्टोन होता है पुखराज, जो कि हम इस फिंगर में पहनते हैं, बहुत ब्राइट होता है और प्रीशियस भी होता है। तो ब्राइट टोपाज की उन्होंने तुलना करी है शेर और चीतों से, क्योंकि शेर और चीते कैसे रंग के होते हैं,
येलोइश कलर के होते हैं, पुखराज भी हल्का येलो कलर का होता है। तो उन्होंने बताया है कि पुखराज की तरह चमकदार शेर और चीते जो उन्होंने आवरण बनाया है, ग्रीन बेल्ट दिखाई है, उससे वो उछलते कूदते हुए नजर आ रहे हैं, फियरलेस होकर इधर से उधर कुलाचे भर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। They do not fear the man beneath the tree. उन्हें शेर चीतों को पेड़ के नीचे जो आदमी खड़ा है, beneath में जो नीचे खड़ा है आदमी, उससे उनको भय नहीं है। क्यों? बताइए क्यों भय नहीं है? क्यों? क्योंकि वो fearless है, वो डरते ही नहीं है। शेर चीते कभी डरते हैं किससे? तो fearless होते हैं और वो क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं इधर से उधर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बताई गई है, जो आंटी हैं उन्हें डर है। किससे डर है? अपने हस्बैंड से, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं चाहते, उनको मेंटली और फिजिकल टॉर्चर करते हैं। वो नहीं चाहते कि वो एम्ब्रॉयडरी करें, वो बेचारी छिप छिप कर एम्ब्रॉयडरी करती हैं। और जो शेर और चीते उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके बनाए हैं, वो उनकी डिजायर्स हैं, वो उनकी कल्पना शक्ति से बनी उनकी इच्छाएं हैं, विशेष है, जिसको कि वो लाइफ में फुलफिल करना चाहती हैं, जो वो नहीं कर पाई। वो शेर और चीतों के माध्यम से हमें बता रही हैं कि मैं ऐसे बनना चाहती थी, मैं निडर बनना चाहती थी, फीयरलेस बनना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने क्या करा? मुझे टॉर्चर किया मेंटली एंड फिजिकली, और कैसे बना दिया? मुझे दीनहीन बना दिया। तो यहाँ पर तुलना की गई है। फिर वो कहते हैं शेर चीते पेड़ के नीचे खड़े आदमी से किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन आंटी डरती है। आंटी अपने हस्बैंड से, अपने मर्द से डरती है, क्योंकि वो उन्हें टॉर्चर करते हैं। They pace in sleek, chivalric certainty. और जो दूसरी तरफ जो शेर चीते हैं, वो पेस में गतिमान हो जाते हैं, और स्लीक मीन्स आकर्षक तरीके से, chivalric certainty और वो कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, निडर होकर इधर से उधर कुलाचे मारते हुए दौड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आंटी हैं जो थक चुकी हैं, जो ऊब गई हैं, जो मेंटली एंड फिजिकल टॉर्चर्ड की गई हैं, उनके किसके द्वारा? टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड। इतना क्लियर हो गया? आगे चले। Aunt Jennifer fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Aunt Jennifer की जो उंगलियां हैं, जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो है फड़फड़ा रही हैं। फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ा रही, इनमें जान नहीं है। मतलब उनके ऊपर इतना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, उस बोझ से बेचारी वो दब गई, सारी कल्पनाएं उनकी दब गई, उनकी जो जज थी वो मर गई, है ना। और जो वो बनना चाहती थी शेर चीतों की आदत से बता रही है, लेकिन उनके साथ कुछ भी शेष नहीं है। यहाँ तक कि उनकी बॉडी में भी जान नहीं रही है, उन रिजीव सी हो गई है। उनकी उंगलियां जो है फिंगर्स फ्लटरिंग कर रही है। क्या कर रही है? फड़फड़ा रही है। थ्रू हर वूल, और वो कि वो ऊन के माध्यम से, धागे के माध्यम से बना रही हैं, तो जब वो उनको टच करती हैं तो उनकी उंगलियां जस्ट लाइक दिस फ्लटरिंग करने लगती हैं। क्लियर हो गई चीज? आगे चले। फाइनली वन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि उनको वो जो सुई है ना, जिससे वो बना रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, उसमें धागा डालने में भी जो हाथी दांत की बनी जो हल्की सुई है, निडल है, हार्ड टू पुल, उसको उन्हें खींचने में भी परेशानी हो रही है, धागा डालने में परेशानी हो रही है। मतलब सुई कितनी हल्की होती है ना। अब आप सोचिए कि एक लेडी को कितना टॉर्चर किया हो गया होगा, उसको कितना सप्रेस कर दिया गया, कितना दबा दिया गया कि वो बेचारी एक सुई भी ढंग से चला नहीं पा रही है, उनके हाथों में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। The massive weight of uncle's wedding band, और जो भारी जो वजन है, उन्होंने जो हाथ में अंकल की रिंग सेरेमनी वाली अंगूठी पहन रखी है। अंगूठी रिंग सेरेमनी हम कौन सी फिंगर में पहनते हैं? इसमें पहनते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ में शादी की जो अंगूठी है सेरेमनी वाली, वो डाली हुई है। The massive weight of uncles, और उस अंगूठी का बोझ इतना ज्यादा भारी हो गया है कि वो आज के टाइम में कैपेबल नहीं है कि सुई भी पकड़ ले ढंग से, उसको खींचने में उनको परेशानी हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या अंगूठी में इतना वजन होता है? मैं गहरी हूं ना आपके साथ। मैंने क्या बोला कि अंकल की अंगूठी में इतना वजन है कि वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबी जा रही है, उनको सुई भी नहीं खींच रही है। बताइए क्यों? अंगूठी कैसे भारी हो गई? बताइए। क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा डाल दी गई, वर्कलोड इतना बढ़ा दिया गया, उनको इतना मेंटली एंड फिजिकल टॉर्चर कर दिया गया कि वो अंगूठी रिंग सबको गर्ल्स को बहुत पसंद होती है,
जो अंगूठी है उन्हें बहुत ज़्यादा भारी लग रही है, इतनी ज़्यादा भारी कि वो उसको टॉर्चर करते 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 बिल्कुल ही बेचारी होपलेस हो गई। सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो जो उनके हाथों में अंगूठी है वो बहुत ज़्यादा भारी उन्हें महसूस हो रही है, यानी कि जो शादी का बंधन है उनके लिए कलेश बन गया है। शादी जो करता है इंसान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए करता है, खुशियों को बांटने के लिए करता है, लेकिन आंट के साथ ऐसा नहीं हुआ, आंट के साथ जस्ट ऑपोजिट था। अब आप डरिएगा नहीं, ये जो पोएम लिखी गई थी 1950 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी बच्चों? 1950। ये तब की बात है। ओके, अब आप सोचे मैडम डरा रहे हैं, नो, ये तब की बात है बेटा 1950। अब आप देखिएगा, अब शादी भी होती है, सब कुछ होता है, गर्ल्स इंडिपेंडेंट है, वर्किंग है ना, सब है ना, अच्छा पढ़ती हैं, जो आप अपने ड्रीम्स है पूरे करती हैं। इस पोएम को पढ़ने के बाद बिल्कुल नहीं डरिएगा, ये 1950 की पोएम है, और ना ही आजकल बॉयज ऐसे हैं कि वो टॉर्चर करते हैं, ये पुरानी बात है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं आज भी जहाँ पर लोग अनएजुकेटेड है वहाँ पर इस तरह का बिहेव आज भी होता है। ठीक है, आगे चले, मजा आ रहा है पोएम में? यस मैम। आगे चलिएगा तो हमारे 2 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब देखिएगा, When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with orders she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. एक दिन आएगा, वो कहते हैं when aunt is dead, जब आंटी नहीं रहेंगी इस दुनिया में, आंटी मर जाएंगी, लेकिन her terrified hands will lie, और जो उनके डर से कांपे हुए उनके हाथ, हमने कहा था फ्लटरिंग हो रही है, वो डर से कांप रहे थे, वो आंटी अंकल से इतना डरती थी कि वो उनके नाम से भी सहम जाती थी, तो उनकी उंगलियां जो टेरिफाइड हो रही थी, डर से हो रही थी, अंकल के डर से, है ना, तो वो जो उनके हाथ हैं वो जो डर से कांप रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे, वो एक दिन गिर जाएंगे, लाइव हो जाएंगे, लेकिन स्टिल रिंग विद ऑर्डर्स शी वाज मास्टर्ड बाय, और वो जो अंगूठी है वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि मरने के बाद भी उनको चैन नहीं मिल पाएगा, मरने के बाद भी वो अंगूठी उनके हाथ में लटकी रहेगी, और मरने के बाद भी दिखाएगी कि तुम मरने के बाद भी फ्री नहीं हो, यू आर नाउ स्लेव, है ना, तुम क्या हो, दास हो, काम करने के लिए बनी हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज मरते दम तक बेचारी निभाती रहेगी। वो अंगूठी प्रतीक है, साइन है कि इसको इतना टॉर्चर कर दिया गया, किसके द्वारा? मास्टर्ड बाय, उनके जो हस्बैंड है उनके द्वारा उनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया। दूसरी तरफ the tigers in the panel that she made, वो जो शेर और चीते उन्होंने पैनल में दिखाए हैं, बनाए हैं, वो क्या कर रहे हैं? will go on prancing, वो बड़ी शान के साथ, ठीक है, क्या करेंगे? वो will go on prancing, proud and unafraid, वो हमेशा उछलते कूदते प्राउड के साथ, है ना, गर्व के साथ क्या रहेंगे? अनअफ्रेड, बिना सहमे हुए, बिना डरे हुए, इधर से उधर छलांगे मारते रहेंगे, कूदते रहेंगे, ना उन्हें किसी का डर है, ना उन्हें सोसाइटी का डर है, ना किसी आदमी का डर है, वो जंगल के राजा है, जिधर चाहे मूव कर सकते हैं। आंटी भी ऐसी थी, आंटी वो शेर चीतों के समान बनना चाहती थी, वो निर्भीक होकर जीना चाहती थी, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, वो शेर समान क्या करना चाहती थी? अनअफ्रेड होकर जीना चाहती थी, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको क्या कर दिया? उनकी जेस्ट को मार डाला, उनके ड्रीम्स को फुलफिल ही नहीं होने दिया, उनको टॉर्चर, मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर करते रहे। दूसरी तरफ जो शेर है वो निर्भीक होकर, आंटी रहेंगी नहीं लेकिन उनकी अंगूठी उनके हाथ में रहेगी, लेकिन दूसरी से जो शेर और चीते हैं वो क्या करेंगे? वो प्रेसिंग करते रहेंगे, प्राउड फील करते रहेंगे, और अनअफ्रेड होकर बिना डरे सहमे हुए इधर से उधर छलांगे मारते रहेंगे। समझ आ गया पोएम? यस मैम। अब मैं आपको इसके वर्ड्स में लिखवा देती हूँ, ठीक है बेटा? चलिए, ये पोएम सुनकर डरिएगा नहीं। यस मैम। ओके? यस मैम। ये पोएम कब लिखी गई थी? 1990। इट वाज रिटन इन 1950। और एक बात और बता देती हूँ पोएट के बारे में मैं, कि जो आंट जेनिफर थी
ज़्यादा टॉर्चर किया गया तो उन्होंने 1 साल के बाद, मतलब उसके काफ़ी टॉर्चर करने के बाद जब उनको वही हो, उन्होंने डिवोर्स लिया अपने हस्बैंड से। और उस 1 साल जब उनके हस्बैंड का उनसे डिवोर्स हो गया, उनके हस्बैंड 1 साल बाद उन्होंने सुसाइड कर दिया। शायद उनको कहीं गिल्टी फील हुआ हो कि मैंने अपनी वाइफ को पोयम पढ़ी होगी कि मैंने उनको कितना टॉर्चर किया। तो हमें किसी को टॉर्चर नहीं करना है, वो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, हमें इंडिपेंडेंटली सबको आगे बढ़ाना है और प्यार से रहना है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करना है। देखिएगा बेटा, आपको पोएम समझ आई, अच्छी लगी? Yes, ma'am. ओके। ये हमने लिखा प्रेस। प्रेस में उछलते कूदते जंप हो। इंग्लिश में हम आपको इससे लिखवा रहे हैं, आपको इसका जब सेंटेंस आइडिया करना पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन याद करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, है ना। और सेकंड वर्ड इज ब्राइट। क्या बोलेंगे इसको? Bright. एंड शाइन, है ना, चमकदार। ठीक है। ये वर्ड मैंने लिखा है टेनेजेंस। क्या बोलेंगे इसको? Tangents. इसका मतलब होता है ज्वेलर्स यानी कि निवासी। ये किसके लिए आया वर्ड? शेरों के लिए। शेर कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। Forest में। है ना, तो उसके लिए आया वर्ड। ओके। ये मैंने लिखा है पेस। क्या लिखा है बेटा? Pace. इसका मतलब होता है रन फास्ट, गति में दौड़ना। जैसे कौन तेज गति में कौन दौड़ता है? शेर। शेर। हाँ। टाइगर्स के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अगर आदमी कोई बच के पेड़ पे चढ़ जाए तो शायद टाइगर क्या करता है? चढ़ जाता है। तुम्हें तो कहा है ना, वो पेड़ के नीचे खड़े आदमी से नहीं डरता है। आदमी अगर डर के पेड़ पे चढ़ेगा तो वो क्या करेगा? चढ़ेगा उसके ऊपर। फ्लटरिंग मींस ट्रैवलिंग, कांपना। ये वर्ड किसके लिए है? फ्लटरिंग। आंटी की जो फिंगर्स थी वो क्या कर रही थी? फ्लटरिंग कर रही थी।
फाउंडेशन, इसका मतलब होता है बंधन। ये बैंड किसका था? अंकल का। उन्होंने रिंग पहनाई थी, उन्होंने बंधन में बांध लिया कि तुम रिंग पहनो, बंधन में बन जाओ और मरते दम तक तुम आजाद नहीं होगी। शेर चीते तो वजह से घूमेंगे, निडर होगे, और तुम क्या करोगी? तुम मरते दम तक भी इससे आजाद नहीं होगी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगकर अपने उन्होंने जस्ट को भी मार डाला। ठीक है, मुझे जरा तुम थोड़ा से। Yes, ma'am. टेरिफाइड, स्केयर्ड, भयभ्रांत, यानी कि वो हमेशा फियरफुल रहती थी। बताया ना, फियरफुल रहती थी, एम्ब्रॉयडरी करते हुए डरती थी वो। उनको बहुत शौक था एम्ब्रॉयडरी करने का, तो वो एम्ब्रॉयडरी के बहाने अपनी जो इच्छाएं थी उनको व्यक्त कर रही थी, लेकिन उनके हस्बैंड को पसंद नहीं था कि वो एम्ब्रॉयडरी भी करे। पर्दा और आवरण है ना, ठीक है, इसको रब कर दो। Yes, ma'am. क्लीन कर दो, है ना। अब मैं आपको लिखवा देती हूँ, इसका सेंटर आइडिया लिखवा दूँ। Yes, ma'am. बेटी बातें नहीं करो। एम्ब्रॉयडरी ए कॉटन, आर्ट कोई डिजाइन बना रही है। जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखें तो हमेशा याद रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका 1950 में रिटर्न हुआ है, तो आप सन डाले मेंशन कर देंगे। हमेशा उसके पोएट का नाम लिखें, उससे आपका मैटर रिच हो जाता है। जैसे आप पोएम याद करें ना, साथ साथ जैसे फर्स्ट पोएम को हमने बताया था कमला दास, ऐसे इनका रिच है ना, उनका नाम ऐसे आप जो है हर एक का उसके साथ ही पोएम के ऊपर डाल लें, ताकि आपको सबके नाम याद हो जाए। कई बार क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हु इज पोएट, कौन है पोएट, जो आप बताइए ना, आपको याद होने के बाद बता पाओगे।
एम्ब्रॉयडरी, इमोटिव, टाइगर्स आर एनर्जेटिक, fearless and freelance समझ आ गई सेकंड आपको?